देश देश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा 25 जून 1975 की काली रात की, जिस समय भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस रात को क्या क्या हुआ था, इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कैबिनेट की बैठक से पहले ही रात 11:30 बजे इमरजेंसी लगाने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर करा लिए थे। 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसके लिए कैबिनेट के मंत्रियों को सुबह 5 बजे सूचना दी गई। राष्ट्रपति से यह बताकर हस्ताक्षर कराए गए थे कि कैबिनेट की बैठक को बुलाने का समय नहीं था। इसके बारे में चर्चा करने के लिए इंदिरा गांधी दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रपति को यह बताने के लिए गई थी कि किस प्रावधान में वो बिना कैबिनेट की संस्तुति के केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी आदेश के लिए हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर वो संतुष्ट हो जाएं कि मामला अर्जेंट है और प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट मीटिंग बुलाने का समय नहीं था। लेकिन उस अध्यादेश को रात 11 बजे आर.के. धवन राष्ट्रपति के पास लेकर गए थे। 1 घंटे की नोटिस पर कैबिनेट की मीटिंग को बुलाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था। लेकिन 3:30 बजे से रात 11 बजे के बीच कैबिनेट मीटिंग बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उनको डर था कि उनकी कैबिनेट के अधिकांश सदस्य इस इमरजेंसी लगाने के लिए सहमत नहीं होंगे। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सभी मंत्री घबराए हुए थे। केवल एक वरिष्ठ मंत्री स्वर्ण सिंह ने यह प्रश्न किया कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी ऑलरेडी ये लगी हुई है तो इंटरनल इमरजेंसी की क्या जरूरत थी। बाकी किसी ने कोई विरोध नहीं किया और इमरजेंसी लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया। लेकिन 26 जून की सुबह कैबिनेट की बैठक से कई घंटे पहले देश भर के वरिष्ठ अधिकारियों को राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए औपचारिकताएं शुरू कर दी थी। आर.के. धवन, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे, ने दिल्ली के डीएम सुशील कुमार को प्रधानमंत्री निवास में बुला लिया और उन्होंने एक लिस्ट उनको दी और उनको बताया गया कि आज रात में इन लोगों को गिरफ्तार करना है। डीएम सुशील कुमार ने पूछा कि चार्जेस क्या हैं, तो धवन ने कहा कि उनको मीसा में गिरफ्तार करना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें थाने से कुछ एविडेंस चाहिए होंगी। अच्छा होगा कि अभी इनको प्रिवेंटिव धाराओं में गिरफ्तार किया जाए। इतनी बात सुनते ही धवन आग बबूला हो गए। बेचारे सुशील कुमार इस तरह का व्यवहार देखकर घबरा गए। वापस आकर उन्होंने अपने अंडर में 5 एडीएम को वो लिस्ट सौंप दी और उनको मीसा के अंदर गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। उनके 5 एडीएम ने भी यही सवाल किया कि मीसा की गिरफ्तारी से पहले उनको थाने से सबूत चाहिए होंगे। उन्होंने उनसे कहा कि सबूत के चक्कर में ना पड़ो, जाकर गिरफ्तारी करो, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। कानून के अलावा एक और समस्या जो उस समय उनके सामने आई वो थी कि हर आदमी को गिरफ्तार करने के लिए फॉर्म की 5 कापियां भरनी होती थी। उनके पास इतने फॉर्म ही नहीं थे। उस समय फोटोकॉपी मशीन नहीं होती थी। फॉर्म प्रिंट करने के लिए रात में एक 30 हजारी कोर्ट में एक साइक्लो स्टाइल करने वाले की दुकान खुलवाई गई और वहाँ पर प्रिंटिंग कराई गई। 100 फॉर्म प्रिंट होने के बाद उसकी साइक्लो स्टाइल वाली मशीन खराब हो गई। दूसरी साइक्लो स्टाइल मशीन ने स्टेंसिल पेपर को फाड़ दिया, जिससे स्टेंसिल को दोबारा टाइप करना पड़ा। अंत में पर्चियां हाथ से चलने वाली मशीन पे छापी गई। 26 जून की सुबह जब हिरासत की पर्चियां कुमार के आवास पर पहुंची, तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। नाम भरने का समय नहीं था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि 500 मीसा वारंट पर्चियों का पूरा कोटा अभी तक तैयार नहीं था। प्रत्येक एडीएम को एक प्रमुख पुलिस स्टेशन में भेजा गया और यह निर्णय लिया गया कि पुलिस पहले जाएगी, व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और उसके बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। जब इस ऑपरेशन की योजना बनाई गई, इसे बहुत ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया। यहां तक कि आईबी प्रमुख एस.एन. माथुर ने बाद में बताया कि उन्हें 26 जून की सुबह ही आपातकाल के बारे में पता चला। गृह सचिव एस.एल. खुराना को 25 जून देर रात को एक फ़ोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि गिरफ्तारियां किस बारे में हो रही हैं। डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिरफ्तारी सूची में राजनेताओं को घेर कर गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे। बाद में उपराज्यपाल किशन चंद ने गवाही दी कि हिरासत में लिए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों की सूची पीएम के कार्यालय में तैयार की गई थी। यह 12 जून से चल रही प्रक्रिया थी। के.एस. बाजवा एसपी, सीआईडी स्पेशल ब्रांच ओम मेहता, आर.के. धवन ये सारे फैसले ले रहे थे। सूची में लगातार नाम जोड़े और हटाए जा रहे थे। रामधन का नाम शुरुआत में नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया। पेट्रोलियम मंत्री के.डी. मालवीय और एक समय में हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक जॉर्ज वर्गीज का नाम भी सामने आया था, लेकिन उनके नाम अंतिम सूची में हटा दिए गए थे। ऐसा लगता है कि संजय ने उनके नाम लिखवाए थे
क्योंकि मारुति प्रोजेक्ट की उन दोनों ने कड़ी आलोचना की थी। किशन चंद ने कन्फर्म किया कि सूची में हर एक नाम को श्रीमती गांधी ने खुद देखा था और उन्होंने ही फाइनल किया था। और जिसको भी 25 जून की रात को गिरफ्तार किया गया वो प्रधानमंत्री की स्पष्ट स्वीकृति के साथ था। आपातकाल की घोषणा के 4 दिनों के भीतर अध्यादेश आया कि 25 जून और उसके बाद के दिनों में मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे KR मलकानी। वह जनसंघ और RSS के मदरलैंड अखबार के संपादक थे, जिनकी बोल्ड और कभी कभी सनसनीखेज रिपोर्टें और कट्टर इंदिरा गांधी विरोधी विचारधारा के कारण प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से उनसे गुस्से में थे। अखबार के विवादास्पद लेखों में यह आरोप भी शामिल था कि समस्तीपुर में बम विस्फोट में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या में राजनीतिक साजिश थी। मलकानी को गिरफ्तार करने के लिए 26 जून को रात को 1 बजे से पहले पुलिस के लोगों ने उनके राजेंद्र नगर बंगले के गेट को खटखटाया। उनको सोते से जगाया गया। उनका घर चारों तरफ पुलिस से घिरा हुआ था और उसका छोटा सा बगीचा पुलिस कर्मियों से भरा हुआ था। उन्हें बताया गया कि उनको पुलिस स्टेशन चलना होगा। उनकी चिंतित पत्नी सुंदरी ने पूछा कि ये सब क्या है। पुलिस का जवाब बस इतना था कि मलकानी साहब सब जानते हैं। पुलिसकर्मी गिरफ्तारी का कोई वारंट पेश नहीं कर पाया। अपनी जान के डर से मलकानी आखिर में पुलिस के साथ एक शर्त पर जाने को तैयार हुए कि उनके साथ एक पड़ोसी पुलिस स्टेशन जाएगा जो गवाह के रूप में यह सुनिश्चित कर सके कि उनका अपहरण नहीं किया जा रहा। मलकानी ने यह खबर देने के लिए मदरलैंड कार्यालय को भी फ़ोन किया और उन्हें RSS, भारतीय जनसंघ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया को तुरंत सूचना देने को कहा। उनके संदेश ने कई लोगों के लिए समय पर चेतावनी के रूप में काम किया, जो इस तरह पुलिस के जाल में फंसने से बचने में कामयाब रहे। उनकी गिरफ्तारी की खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर एक छोटे बॉक्स में छपी थी। यह इमरजेंसी की एकमात्र खबर थी जो अगले दिन के अखबारों में छपी। जब मलकानी न्यू राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे उस समय थाने में केवल एक पुलिस ऑफिसर था और बाकी कोई भी वहां पे नहीं था। लगभग 2:30 बजे जनसंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर भाई महावीर को लाया गया और मलकानी थोड़ा आश्वस्त हुए कि वो अकेले ही गिरफ्तार नहीं हुए थे। दोनों व्यक्तियों को डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें अन्य लोग गिरफ्तार मिले। उनमें से अधिकांश जनसंघ और आनंद मार्ग से थे। एक मार्क्सवादी मेजर जयपाल सिंह भी थे। यहाँ उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तारी वारंट दिया गया। पुरानी दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस हेडक्वार्टर में बीजू पटनायक, पीलू मोदी, राजनारायण, चंद्रशेखर, समर गुहा और रामदन सहित कई नए बंदी पहुंचे। कैदियों को उनके गंतव्य की जानकारी दिए बिना पुलिस वैन में डाल दिया गया। राजनारायण एक अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा दर्जनों बार जेल भेजा गया था। उनको कोई कष्ट नहीं था। उन्होंने पुलिस वैन में लंबी सीट पर खुद को फैलाया और अपने अटैची को तकिए के रूप में इस्तेमाल करते हुए सो गए। पुलिस वैन उनको लेकर रोहतक जेल पहुंची। यहाँ कैदियों को मुख्य कंपाउंड में ले जाया गया। कुछ ही समय बाद एक रेडियो पर घोषणा हुई कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। 26 जून की सुबह करीब 1:30 बजे गांधी पीस फाउंडेशन के सचिव KS राधाकृष्ण जब दरवाजे की घंटी बजने पर उठे तो उन्होंने देखा कि 3 ट्रक पुलिसकर्मियों ने परिसर की घेराबंदी कर दी है। इमारत में प्रवेश करने वाले SP और DSP क्षमा की मुद्रा में थे और उन्होंने JP के लिए गिरफ्तारी का वारंट पेश किया था। राधाकृष्ण ने टाल मटोल और अनुरोध करने की कोशिश की कि JP को थोड़ी देर और सोने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह अस्वस्थ हैं। इस बीच उन्होंने कुछ राजनीतिक नेताओं को सचेत करने के लिए फ़ोन भी किया। जब उन्होंने मोरारजी देसाई के घर फ़ोन किया तो उन्हें बताया गया कि पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी है। राधाकृष्ण ने चंद्रशेखर से संपर्क किया और उन्हें तुरंत गांधी शांति प्रतिष्ठान आने के लिए कहा। लगभग 3 बजे जब JP को ले जाया जा रहा था तभी शेखर आ गए। राधाकृष्ण JP के पीछे पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तक गए। पत्रकारों और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक छोटी भीड़, जिन्हें सूचना मिल गई थी, सुबह होने के बावजूद स्टेशन के बाहर खड़ी थी। पुलिस ने चंद्रशेखर को भी हिरासत में ले लिया और बताया कि दरअसल पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर गई थी। राधाकृष्ण ने JP से कहा, बाहर खड़ा प्रेस उनसे गिरफ्तारी के बारे में टिप्पणी चाहता है। JP ने राधाकृष्ण की ओर देखा और कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अन्य कैदियों के विरुद्ध JP और मोरारजी देसाई को हरियाणा के सोहना में गेस्ट हाउस में ले जाया गया। जब वे गेस्ट हाउस में दाखिल हुए तो दोनों की मुलाकात उस समय तो नहीं हुई और उनको ये पता भी नहीं था कि वो दोनों एक ही गेस्ट हाउस में हैं। उन्हें अलग अलग रखा गया था।
और उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। बहुत बाद में जब देसाई की बहू पद्मा देसाई ने एक रिट दायर की और उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कैदियों और उनके परिवारों के बीच मिलने के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए और रिश्तेदारों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए, तब उनकी मुलाकात अपने परिवार वालों से हो पाई। अरुण जेटली, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र और जेपी के छात्र और युवा विंग संगठनों के संयोजक 25 जून की रात को नारायणा में अपने खुले आंगन के पीछे सो रहे थे जब उन्होंने किसी को अपनी दीवार पर चढ़ते हुए सुना। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो उनके पिता गेट पर कुछ पुलिसकर्मियों से बहस कर रहे थे। उनके पिता ने उन्हें बताया कि उनका बेटा उस रात घर नहीं लौटा। पुलिस वाले उनके पिता को स्थानीय थाने में ले गए और चेतावनी देकर छोड़ दिया, अगर अरुण जेटली वापस घर आए तो उन्हें पुलिस थाने रिपोर्ट करनी होगी। जेटली ने समझा कि पुलिस वाले 29 जून को प्लान किए गए राष्ट्रीय सत्याग्रह के लिए निवारक गिरफ्तारियां कर रहे थे। वो चुपचाप अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सर्विस लेन में चले गए और उसी कॉलोनी में एक दोस्त के घर पर उन्होंने रात बिताई। सुबह भारतीय जनसंघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लड़के आए और उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें विश्वविद्यालय पहुंचा दिया गया। सुबह के लगभग 10:30 बजे थे, लेकिन वे लगभग 200 छात्रों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जिनमें ज़्यादातर एबीवीपी के मेंबर थे। जेटली को अभी तक नहीं मालूम था कि इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन उन्हें पता था कि कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये छात्र इकट्ठे हुए कुलपति कार्यालय के बाहर और डूसू अध्यक्ष के रूप में जेटली ने भाषण दिया। श्रीमती गांधी का पुतला फूंका गया। कुछ लेक्चरर और अन्य लोग यह देखने के लिए पहुंचे थे कि हंगामा किस बात को लेकर हो रहा है। जेटली ने बाद में उस सुबह विश्वविद्यालय में जो हुआ उसे याद किया। हमें पता चला कि पीएस भिंडर डीआईजी रेंज के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस बल विश्वविद्यालय को घेरे हुए था। डीआईजी हमें हिरासत में लेने का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने साथियों विजय गोयल, जो अब दिल्ली भाजपा के नेता हैं, और रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के एंकर हैं, से कहा कि वो गायब हो जाए और मैंने कहा कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। हालांकि इस मौके पर भी मैं भागने में कामयाब हो जाता, मैंने एबीवीपी के एक अन्य सहयोगी प्रभु चावला, जो कि एक प्रमुख पत्रकार बन गए थे, से विश्वविद्यालय भवन के एक अननोन गेट पर अपने स्कूटर के साथ मिलने की बात की थी। मैं पुलिस से बच निकला और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा चावला वहां नहीं थे। उन्होंने मुझे गच्चा दे दिया था। बाद में मुझे पता चला कि प्रभु चावला, बलबीर पुंज और श्री राम खन्ना ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को समर्थन देने का वादा यह घोषित करने का एक तरीका था कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अलग हो गए हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जेटली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अलीपुर स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने उनके नाम पर एक खाली मीसा वारंट फॉर्म में उनका नाम भरा। उन्हें पुलिस वैन में भरकर तिहाड़ जेल ले जाया गया। पुलिस स्टेशन पर रहते हुए उन्होंने एक ट्रांजिस्टर रेडियो पर इमरजेंसी लगाए जाने की खबर सुनी। उन्हें यह भी पता चला कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई है, क्योंकि एक एबीवीपी के लड़के ने रैली के कवरेज के अनुरोध के लिए इवनिंग न्यूज़ को फ़ोन किया। उन्हें बताया गया कि सेंसरशिप कानून लागू हो गए थे। जेटली को कई अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 2 में रखा गया था। स्थानीय पॉलिटिशियन चरती लाल गोयल सबसे उम्रदराज थे। उन्होंने उम्मीद से पूछा कि क्या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के विरोध में पूरे शहर में बंद है। जेटली को यह समझाना पड़ा कि राजधानी में भय का माहौल है और दिल्ली में भी शांति है। एक दिन पहले 25 जून को जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और कांग्रेस ओ के सांसद श्यामनंदन मिश्रा के साथ एक प्रस्तावित दल बदल को रोकने के लिए कानून पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलौर पहुंचे थे। 26 जून की सुबह करीब 7:30 बजे आडवाणी के पास एक फ़ोन आया लोकल जनसंघ कार्यालय से। जनसंघ के सेक्रेटरी में से एक रामबाबू गोडबोले की ओर से दिल्ली से उनके लिए एक जरूरी संदेश आया था, जिसमें खबर दी गई थी कि जेपी, मोरारजी देसाई, मलकानी और कई अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आडवाणी को चेतावनी दी कि पुलिस उन्हें और वाजपेयी को गिरफ्तार करने के लिए आने ही वाली है। आडवाणी ने यह खबर मिश्रा और वाजपेयी दोनों को दे दी। सुबह 8 बजे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार बुलेटिन सुना, जिसमें इंदिरा गांधी ने गंभीर आवाज़ में घोषणा की कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। जल्द ही बंगलौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। वाजपेयी और आडवाणी ने तुरंत संयुक्त प्रेस वक्तव्य तैयार किया, जिसमें जेपी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इमरजेंसी लगाने की निंदा की गई थी और घोषणा की गई थी 26 जून का स्वतंत्र भारत के इतिहास में वही ऐतिहासिक महत्व होगा
जो स्वतंत्रता से पहले भारत में 9 अगस्त 1942 का था। सेंसरशिप कानूनों के कारण प्रेस में यह वक्तव्य नहीं छपा था। उन्हें पता चला कि सोशलिस्ट पार्टी के मधु दंडवते को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चारों लोगों को बेंगलोर सेंट्रल जेल ले जाया गया। आडवाणी ने अपनी डायरी में लिखा, 26 जून 1975 शायद भारतीय लोकतंत्र का आखिरी दिन साबित हो सकता है। ईश्वर करे मेरा यह डर गलत साबित हो। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर वाजपेयी को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि वो तेज पेट दर्द और तेज बुखार से पीड़ित थे। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया। यह गलत डायग्नोसिस थी। अनावश्यक ऑपरेशन के बाद उन्हें टाइफाइड हो गया। इस ऑपरेशन के बाद उन्हें सेप्टिसेमिया भी हो गया। उनके हेल्थ की समस्या के अलावा एक बेहद दर्दनाक स्लिप डिस्क समस्या सामने आ गई, जिससे उनके लिए हिलना डुलना असंभव हो गया। अंततः उन्हें आगे के इलाज के लिए एम्स दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। एम्स में वाजपेयी को 5वीं मंजिल पर अलग रखा गया था। उनके कमरे के प्रवेश द्वार पर पहरा था और उसकी खिड़कियों पर तार की जाली लगी हुई थी। पुलिस के डर के मारे नर्सें कमरे में जाने से डर रही थी। स्लिप डिस्क के ऑपरेशन से एक रात पहले जब वाजपेयी को ट्रैक्शन पर रखा जा रहा था, तब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह एक गिलास पानी भी नहीं मांग सके। बड़ी कठिनाई से उनके अडॉप्टेड परिवार कॉल्स के सदस्यों को उनसे मिलने दिया गया। मिलने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली थी। इसमें ओम मेहता और पीएमओ से मंजूरी लेना शामिल था। इससे पहले कि फाइल को अंतिम ऑर्डर के लिए एडीएम के कार्यालय में भेजा जा सके, आखिर में क्योंकि वो बिस्तर पर थे, इसलिए वाजपेयी को घर पर रहने के लिए पैरोल दे दी गई। लेकिन फिरोज शाह रोड स्थित उनके घर पर लगातार पुलिस लगी रहती थी। बगल के पड़ोसी प्रकाश वीर शास्त्री, जो एक सांसद थे, को छोड़कर जो कभी कभार दीवार के पार समाचार पहुंचाते रहते थे, कुछ ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे। प्रमुख विपक्षी नेताओं की हिरासत तो पहले दिन की कवायद थी। जल्द ही हजारों आम लोग भी अधिकारियों द्वारा छोटे मोटे अपराधियों को मामूली और आमतौर पर पूरी तरह से झूठे आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा था। राहत पाने के लिए अदालतों का कोई सहारा नहीं था। हालांकि हर 4 महीने में हिरासत की समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन यह सिर्फ कहने को ही था। प्रमुख विपक्षी नेताओं की हिरासत तो पहले दिन की कवायद थी। कैदियों को रिहा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था। धीरे धीरे मीसाबंदियों की समीक्षा में गृह मंत्रालय की भूमिका कम हो गई और यह काम अब दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद और उनके सर्वशक्तिमान सहयोगी नवीन चावला, एसपी बाजवा और डीआईजी रेंज भिंडर ही फैसले ले रहे थे कि किसे मीसा नजरबंदी से मुक्त किया जाना चाहिए। स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा उनके अच्छे व्यवहार की गारंटी दिए जाने के बाद कुछ बंदियों को रिहा भी कर दिया गया। प्रदीप घोष को याद है कि चावला ने उन्हें और एडीएम पूर्व गिरीश श्रीवास्तव को बुलाया था और उनसे कहा गया कि जब भी उन्हें पुलिस द्वारा दिए गए सबूत अपर्याप्त लगते हैं तो खुद ही सबूत उनको क्रिएट कर लेने चाहिए। घोष को याद है कि कैसे चावला ने उन्हें धमकी दी थी, आप क्या बार बार गिरफ्तारी का आधार पूछते रहते हैं, आप टेक्निकल बातों में उलझ जाते हैं। मैं किशन चंद को जानता हूँ, उनको आईएएस अफसरों को भी मीसा में जेल में भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकांश जेलों में स्थितियाँ भयावह थी, उनमें अत्यधिक भीड़ थी, सफाई की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से ना के बराबर थी, पानी की भारी कमी थी, भोजन लगभग खाने के लायक नहीं था, चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त थी और पूरा माहौल बहुत निराशाजनक था। दिल्ली की तिहाड़ सेंट्रल जेल में 1273 कैदियों को रखा जा सकता था, लेकिन 26 जून 1975 को वहाँ पहले से ही 2669 कैदी थे। मार्च 1976 तक कैदियों की संख्या बढ़कर 4250 हो गई। पानी और सीवर सेवाएं केवल 750 लोगों के लिए पर्याप्त थीं। पानी के पाइप खराब हो गए थे और लीक हो रहे थे। पानी की टंकियां, शौचालय और टंकियां टूटे हुए थे और पिछले 18 सालों से कोई बड़ी मरम्मत नहीं की गई थी। नवीन चावला, जो कि अक्सर जेल का निरीक्षण करने जाते रहते थे, ने यहाँ तक सुझाव दिया कि एस्बेस्टर की छत वाली कुछ नई कोठरियाँ बनाई जा सकती हैं ताकि कैदी गर्मी में भुन जाएं। चावला ने यह भी प्रस्ताव रखा कि कुछ परेशान करने वाले बंदियों को पागलों के साथ रखा जाना चाहिए। एक्सप्रेस के संपादक कुलदीप नैयर, जिन्हें 24 जुलाई को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेजा गया था, ने बाद में अपनी पुस्तक में जेल के अपने अनुभवों का वर्णन किया था। दाल पानीदार थी और चपातियाँ आधी सिकी थीं और मक्खियाँ सतह पर तैर रही थीं। लेकिन समय के साथ अन्य कैदियों की तरह उन्हें भी मक्खियों को बाहर निकालने और बिना किसी हिचकिचाहट के खाने की आदत हो गई। बैरक में 28 कैदियों को केवल 1 पंखे और केवल 3 ड्राई लैट्रिन्स के साथ रखा गया था। उन्हें सुबह लाइन में लगना पड़ता था। दुर्गंध बहुत ज़्यादा थी और धूप जलाने से भी उसे छुपाया नहीं जा सकता था। कैदी खुले में नहाते थे
पानी का केवल एक नल था जो सुबह 9 बजे बंद हो जाता था और अधिकांश कैदी हैंडपंप पर निर्भर थे। ज्योतिर्मय बसु, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डायमंड हार्बर से सांसद थे, ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 जुलाई से उन्हें हिसार जेल में एकांत कारावास में रखा गया है। जिस इमारत में उनको कैद किया गया था उसका उपयोग फांसी की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के लिए भी किया जाता था। दिन भर फांसी की सजा पाए हुए कैदी खून जमा देने वाली चीखें निकालते रहते थे। उनकी कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी। हाँ, छत के पास एक छोटा वेंटिलेटर था जिससे पानी और धूल अंदर आ जाते थे। यह तो ब्रिटिश राज में क्रांतिकारियों के साथ भी नहीं होता था। ऐसी कठोर परिस्थितियों का प्रभाव बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने और उन्हें अधिकारियों को माफी के अपमानजनक पत्र लिखने के लिए मजबूर करना था। पैरोल की रिक्वेस्ट को बिल्कुल संवेदनहीन रूप से निपटाया गया। छात्र बंदियों द्वारा परीक्षा देने के पैरोल अनुरोधों को नियमित रूप से स्वीकार कर दिया जाता था। कई बंदियों की जेल में मृत्यु हो गई क्योंकि समय पर चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। टी.आर. नरूला, एक कैदी, डॉक्टर की रिपोर्ट उनके परिवार की कई याचिकाओं के बावजूद तिहाड़ के उपराज्यपाल किशन चंद ने उनको बार बार पैरोल देने से इनकार कर दिया। आखिर में उन्हें 2 अप्रैल 1976 को रिहा कर दिया गया, जब बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती ने बताया कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। उसी महीने पैरोल पर रहते हुए उनकी मौत हो गई। अपनी रिहाई के बाद अपने पत्र में जेपी ने जेल में हुई 3 मौतों को याद किया, जिनके बारे में वह व्यक्तिगत रूप से जानते थे। चंडीगढ़ में एक प्रमुख वकील C.A. लखनपाल की हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। बिहार में रामचंद्र साई की मृत्यु दरभंगा जेल में हो गई थी और बीमार वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने पर ही उन्हें वाराणसी जेल से रिहा किया गया और उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए या किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने के लिए कैदियों को कुछ दिनों की पैरोल भी नहीं दी गई। डॉक्टर J.K. शर्मा, दर्शन शास्त्र विभाग के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में अपने ससुर की मृत्यु पर पैरोल का अनुरोध किया था। उन्हें दोपहर से शाम 4 बजे तक 4 घंटे का समय दिया गया। वह इसका लाभ नहीं उठा सके क्योंकि वह अम्बाला जेल में थे और उनके ससुर का दिल्ली में निधन हो गया था। DIR के तहत गिरफ्तारी और हिरासत की एक खराब बात यह थी कि जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों की तत्काल दोबारा गिरफ्तारी हो जाती थी। तिहाड़ के सुप्रिंटेंडेंट हर शाम उन व्यक्तियों के नाम पुलिस को बताते थे जिन्हें जमानत की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना था। सूचना DSP को दे दी जाती थी। जिन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए जाते थे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा जाता था। जेल के गेट के बाहर पुलिसकर्मी उन कैदियों को वापस पकड़ने का इंतजार कर रहे होते थे जिन्हें अभी अभी जमानत मिली थी। जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल में एक बरामदे वाले छोटे से कमरे में रखा गया था जो डॉक्टरों के लिए था। इसके किनारे खुले सीवर बह रहे थे। कमरे में पहले से ही एक NGO कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन का कब्जा था, जिसे शासन का क्रोध इसलिए झेलना पड़ा था क्योंकि उसने दिल्ली की सीमा से लगे आलीशान फार्म हाउसों पर काम करने वाले फार्म ऑफ लेबर को संगठित किया था। राजीव गांधी उन लोगों में से एक थे जिनके पास छतरपुर में एक फार्म हाउस था जो उस समय राजधानी का एक बाहरी क्षेत्र था। एक पूर्व राजघराने के रूप में गायत्री देवी को तिहाड़ जेल अधीक्षक द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं दी गईं। उनको सुबह की चाय के साथ एक समाचार पत्र और एक साथी कैदी लैला बेगम को उनका कमरा साफ करने के लिए दिया गया था। उन्होंने अपने सौतेले बेटे मेजर भवानी सिंह बब्बल्स के साथ शाम को टहलने की इजाज़त ले ली थी, जिन्हें उनके साथ गिरफ्तार किया गया था। इन छोटी छोटी रियायतों ने उन्हें समय गुजारने में मदद की और उन्हें अपने आसपास की डरावनी दुनिया से कुछ हद तक दूर रखा। महिला बंदियों को सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे के लिए ही बाहर जाने दिया जाता था। ये छोटे मोटे चोरों वाले मछली बाजार जैसा था। वेश्याएं एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही थी, ये उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा। विदेशों से उनके साथ सहानुभूति रखने वाले दोस्तों ने किताबों और इत्र से लेकर चॉकलेट और क्रिसमस पुडिंग तक सभी प्रकार के उपहार उनको भेजे। महारानी अपना दिन पढ़ने और कढ़ाई करने में बिताती थी। उन्होंने बंदियों के बच्चों को कुछ पढ़ाई शुरू करने के लिए पाठ्य पुस्तकें और स्लेट दिलाने में भी मदद की और बैडमिंटन कोर्ट बनवाने में भी पैसा दिया। जल्द ही गायत्री देवी के मुंह में एक अल्सर हो गया। अधिकारियों को उनके निजी डेंटल सर्जन को उनसे मिलने की अनुमति देने में 3 सप्ताह लग गए। जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा उन्हें दिल्ली के एक प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर बेरी के क्लिनिक में ऑपरेशन करने की अनुमति देने में कई सप्ताह और लग गए। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया की नज़रबंदी लंबी थी।
लेकिन गायत्री देवी की तुलना में उनकी परेशानियां कम थीं। उनके चेहरे पे एक तेज था। तिहाड़ जेल में जब दोनों महारानियां पहली बार मिली तो उन्होंने दो राजघरानों के प्रमुखों की पारंपरिक शैली में सिर झुकाए और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। लेकिन गायत्री देवी ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, किस वजह से आप यहाँ आए हैं? ये तो एक बड़ी भयानक जगह है। विजय राजे सिंधिया इमरजेंसी लगने पर कुछ समय तक अंडरग्राउंड रही थी। फिर उन्हें लगा कि उनके सभी साथी जेल में हैं, उन्हें इस तरह छिपकर नहीं रहना चाहिए। वो अपने राजमहल वापस आईं और उन्होंने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। विजय राजे की कोठरी महिला वार्ड के बिल्कुल किनारे पे थी। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 1,10,000 थी। मीसा के तहत 34,088 और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 75,818। जेपी और देसाई को हरियाणा के सोना डाक बंगले में रखा गया था, जबकि हजारों अन्य को पूरे देश में भीड़ भाड़ वाली कोठरियों में अमानवीय स्थितियों में रखा गया। ग्वालियर की राजमाता विजयराजा सिंधिया और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी पर ब्लैक मार्केटियर और स्मगलरों के लिए बनाए गए एक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। समाजवादी नेता मृणाल गोरे को कुछ रोग से पीड़ित एक महिला और उसके पड़ोसी पागल के साथ शौचालय साझा करना पड़ा। कवि और लेखक डॉम मैरेस को दिए गए एक साक्षात्कार में इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया। वो मुख्य विपक्षी नेताओं की एक सूची थी जिसे मैंने मंजूरी दे दी थी। बाकी गिरफ्तारियां राज्य सरकारों और पुलिस के विवेक पर छोड़ दी गई थी। सोच यह थी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए जो देश या क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के लिए कोई परेशानी बन सकता हो। आम धारणा यह थी कि गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की सूची मुख्य रूप से संजय द्वारा तैयार की गई थी, जिन पर इंदिरा को बहुत भरोसा था। इंदिरा का मानना था कि जेपी आंदोलन को विदेशी हाथ का समर्थन प्राप्त था। उनका इशारा सीआईए की तरफ होता था। आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कई ऐसे कानून पास किए गए जिन्होंने सब प्रकार की डिसेंट को दबा दिया। पब्लिक मीटिंग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया और 26 राजनीतिक दलों और सांस्कृतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनमें राइट के आरएसएस, जमात इस्लामी हिंद और लेफ्ट की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी शामिल थी, जो चीनी कम्युनिस्ट लाइन का अनुसरण करती थी। सोवियत लाइन का अनुसरण करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। अधिकांश विपक्षी नेताओं के जेल में होने के बाद इंदिरा ने क्रूरता से भारत पर शासन किया। प्रिजन डायरी में लिखते हुए जेपी ने कहा, मेरा हमेशा से मानना था कि श्रीमती गांधी को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था और वह प्रवृत्ति और दृढ़ विश्वास से एक तानाशाह थी। आज के अंक में इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।